नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स की तैयारी के क्रम में आज वर्ष 2022 में जो गणित का प्रश्न पत्र आया था उसका पार्ट 2 अपलोड करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। जो शुरू के 1 से 11 तक प्रश्न होते हैं उनको अपलोड कर दिया है और ये यहाँ पर दूसरा पार्ट है। इसमें 12 से लेकर 18 तक क्वेश्चन सम्मिलित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसका आंसर आप लोग हमें दीजिए कि इसका क्या आंसर होगा। मान के चलते ये त्रिभुज है और ये कोण है आपका 60 और ये है आपका 70। तो इस त्रिभुज के कोण की माप क्या होगी? इसका आंसर आप नीचे कमेंट में बताइए अगर आपको आता है। इसका कैसे निकालेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। त्रिभुज के अगर 2 कोण दिए हैं, तीसरा कोण कैसे निकलेगा मालूम होना चाहिए। चलो नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, जो इसके क्वेश्चन हमें करने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 1728 सेंटीमीटर है, उनके सिरों को परस्पर जोड़ा जाता है। नए बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो 2 घन दे रखे हैं और उनका जो आयतन है वो है 1728। अब घन है तो इनकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई ये सब क्या होगी? ये सब बराबर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी भुजा निकाल लेते हैं, या कह सकते हैं घन का मामला है तो हम यह कह सकते हैं सबसे पहले तो हम इसकी कोर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसको कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। देखो ध्यान से देखो, पहले स्थिति समझो। आपके सामने एक तरीके से इसको घन मान लेते हैं। ठीक है, ये एक घन है और बोल रहे हैं इसी में एक घन को और जोड़ दिया जाता है। 2 घन जोड़ दिए जाते हैं। एक घन ये हो गया और एक घन ये। अगर ये पूछा जाए कि ये आकृति कौन सी बनी, तो ये आकृति बन चुकी है घनाभ की। जब 2 घन आपस में जोड़ दिए जाते हैं एक सिरे से तो वो घनाभ बन जाता है। तो यहाँ पर देखो साफ साफ ये दिया है, ये जो पहला वाला घन है, दूसरा, दोनों चूँकि बराबर हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है प्रत्येक का आयतन कितना है। घन का आयतन दे रखा है 1728। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब, यानी ये जो ए क्यूब ये कोर है या कह सकते हैं भुजा है। तो इसकी हम एक भुजा निकाल लेते हैं तो ये आपकी निकल के आ जाएगी। 1728 को क्या करेंगे, इसको हम क्यूब रूट कर देते हैं। ये 3 यहाँ से जब हटेगा तो इसका 1728 का क्यूब रूट हो जाएगा। और 1728 किसका क्यूब होता है? ये होता है 12 का। तो यहाँ पर एक तरीके से हमें ये पता चल गया, जो ये घन है इनकी जो भुजा है या कोर है वो कितनी है? 12 है। ध्यान से देखिएगा, जब हम 2 घन को आपस में जोड़ देते हैं तो ये 12 हो गई और ये 12 हो गई। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? जो नया घन बन रहा है इसकी लंबाई कितनी? 12 और 12 24। अच्छा, ये जो ऊंचाई है और इसकी चौड़ाई है ये आपकी 12 ही रहेगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि कैसे लंबाई बढ़ के 24 हो गई और चौड़ाई और ऊंचाई उतनी ही रही। जब 2 घन को एक सिरे से जोड़ दिया जाता है तो वो घनाभ का रूप ले लेता है। और घनाभ में क्या होता है, इनकी जो लंबाई होगी वो बढ़ जाएगी, लेकिन जो चौड़ाई और ऊंचाई होगी वो उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पर लंबाई आपको 24 है, चौड़ाई 12 निकल गई और ऊंचाई 12 मानी जाएगी। तो यहाँ पर देखो, अब हम जो नया घनाभ बना है, घनाभ का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। इसका फुल फॉर्म क्या है? L से लंबाई, B से चौड़ाई, H से ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो L कितना निकाला था अभी हम लोग ने? 12 और 12 24। और B कितना है? चौड़ाई 12 प्लस चौड़ाई और ऊंचाई 12 गुणे 12 प्लस ऊंचाई और लंबाई 12 गुणे 24। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। 2 ब्रैकेट के अंदर 24 और 12 का गुणा करो, 12 चौको 48, 2 बचा, 12 दूना 24 और 4 आपका हो गया 28। 12 गुणा करेंगे 144 आएगा और 12 24 फिर से गुणा करो 288 आएगा। ठीक, इन सभी को आप क्या कर लो? जोड़ लो। 8 4 12 8 20, 8 2 10, 4 14, 14 और 8 22, 2 2 4 5 2 7, 720, 2 गुणे 720 तो 1440
वर्ग सेंटीमीटर में दे रखा है तो वर्ग सेंटीमीटर इसका संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा। तो घनाभ का इस तरह संपूर्ण पृष्ठ निकल आए। अब देखो इसमें इतना सब करना पड़ रहा है तभी ये 2 नंबर में आ रहा है, ठीक है। जब तक कुछ करोगे नहीं तो 2 नंबर कैसे मिलेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, जो घन का आयतन दिया है उससे हमने क्या निकाल लिया, उससे हमने एक घन की एक भुजा निकाल ली, या कह सकते हैं कोर निकाल लिया। अब उसी कोर के माध्यम से हमने जब 2 घन को आपस में जोड़ा तो जो घनाभ नया बना उसकी लंबाई जो है वो 12 और 12 दोनों जुड़ गई तो 24 हो गई, लेकिन जो उसकी ऊंचाई है चौड़ाई है ये सेम है, बस वही यहाँ पर फिट कर दिया गया और आपका आंसर कितना आ गया 1440। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, नीचे दी गई सारणी को आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करो। आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये दे रखा होगा, यहाँ से ये आपका आंसर शुरू होता है, सोल्यूशन शुरू होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के 3 कॉलम बना लेते हैं, पद, बारंबारता, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पद है इसको x कहते हैं और जो बारंबारता है इसको f कहते हैं, और ये जो है ये आपका fx। इस तरह का आपको कॉलम बनाना पड़ेगा और यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा। पद कितने 4, 6, 8, 10, 12, तो ये सब यहाँ पद वाले कॉलम में, बारंबारता में जितना दे रखा क्वेश्चन में वो सब यहाँ उतार लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, बारंबारता को जोड़ लो, कितना आ रहा है 25, और ये आपका fx यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 गुणे 3 ये आपका आ गया 12, 6 गुणे 4 ये आपका आ गया 24, इसी तरह 8 गुणे 2 16, 10 गुणे 2 20, 12 गुणे 6 72 और 14 गुणे 8 ये हो गया 112। तो जब इनको जोड़ा तो कितना आया 256, और बारंबारता को जोड़ा तो 25 आया। अब इसका समांतर माध्य वाला सूत्र लगा दो। समांतर माध्य का क्या सूत्र होगा, सिग्मा fx, यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लाई किया गया है जो आया है वो उनका टोटल, ये सिग्मा का मतलब होता है टोटल, यानी इन सभी को जोड़कर जो हमें मिला है, और सिग्मा f का टोटल कितना आ रहा है वो 25 आ रहा है। तो इसको ऐसे ही डिवाइड कर दो, 256/25, इसको सॉल्व कर लो, 25 से कम 25, ठीक है। अब 6 बचा तो यहाँ पर क्या करोगे, इसमें 0 लगाओ तो ये हो जाएगा 60, 25 दूना 50 बचा 10, 25 चौको 100, तो 10.24 इसका समांतर माध्य निकल के आ गया। इसमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आपको इसको डिवाइड कर देना है, जो इसका फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब केवल 2-3 आंकड़े दिए होते तो हम लोग क्या करते हैं, सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। अगर 2-3 चीज़ें दी होती, मान चलो कि 5, 6, 7 दे रखा होता या 5, 6, 8 दे रखा होता, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते और 3 से डिवाइड कर देते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन इसमें क्या, इसमें पद दे रखी है, बारंबारता दे रखी है, तो आपको इस तरह की सारणी बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर अनुस्पर्श संख्याओं, ये होगा रेखाओं की रचना कीजिए। तो देखो ध्यान से कैसे होगा, इसको कितने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान चलो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर, तो 3 तो यही हो गया, अब 3 आगे और बढ़ा लो, ये मान चलो 3 और बढ़ गया, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 हो गया। बोल रहे हैं कि इस बिंदु से वृत्त पर अनुस्पर्श रेखाओं की रचना करो, तो यहाँ से आप इसकी रचना कर दो, ये रहा, ठीक, ये हो गया, ठीक। ये बिंदु से लेकर ऐसे स्पर्श करते हुए रेखाएं निकाल दो, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर रचना कीजिए। इसमें रचना पे 2-3 लाइनें लिख सकते हैं। जैसे पहली लाइन आप लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। द्वितीय पॉइंट में लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट है, उसके बाद हम केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु मार्क करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि उस बिंदु से हम वृत्त की परिधि पर स्पर्श करते हुए रेखाएं खींचेंगे। इसी तरह 3-4 पॉइंट आप लिख देंगे, आपको 2 में 2 पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये बता रहे हैं कि 15 में ए में दे रखा है x, ऐसी वैल्यू है x² - 5x + 6 के गुणनखंड करने, और बी में
ये दे रखा है। अब ये बता रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ये आपको निकालना है। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग इसके क्या कर लेते हैं, इसके गुणनखंड कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये दे रखा है ए में, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। 5x को दो पार्ट में ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर 6 आ जाए, 6 और इसके 1 है तो 6 कम 6, गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने या घटाने पर 5 आए। तो हम 3 और 2 को ले सकते हैं, -3x माइनस 2x। इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो -5x आ रहा है, लेकिन इनका 3 और 2 का गुणा कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही तोड़ा हुआ है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, इसमें कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, इससे x कॉमन लिया तो बचेगा x, इससे x कॉमन लिया तो बचेगा -3। अब चूंकि गुणनखंड कर रहे हैं, इसको एज इट इज उठा के इधर रख दो, x -3, ठीक। अब यहाँ देखो -2x है और यहाँ x है, तो -2x में x ले लोगे तो बचेगा -2, तो यहाँ -2 लिख दिया, ठीक। तो a के अंदर क्या आपको मिला, x -2 एक ब्रैकेट में और x -3 एक ब्रैकेट में, ठीक। उसी जगह b में दे रखा है x +2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x -3, ठीक, a और b। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, a यूनियन b निकालो। तो a यूनियन b में सब कुछ लेते हैं, बस कोई चीज़ रिपीट ना हो। तो ये पूरा ले लो, x -2, x -3 और ये x +2 एक ये ले लो। अब x -3 नहीं ले सकते क्योंकि ये रिपीट हो जाता है, तो इसको बस ऐसे ही बंद कर दो। ये आपका a यूनियन b हो गया। अब बात करें a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b में जो दोनों में कॉमन होता है वो लिया जाता है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, x -3, तो ये आपका हो गया x -3। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह आपने देखा कि a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b तो बड़ी आसानी से निकाल लिया गया, लेकिन कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को कहाँ होगी, यहाँ पर होगी कि a में x की वैल्यू ऐसी दे रखी जो इसका गुणनखंड हो। तो सबसे पहले तो इसका गुणनखंड निकालो। ये क्वेश्चन देख के जनरली स्टूडेंट डर जाते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन होता ये बड़ा आसान है, सीधा गुणनखंड कर लिया और इन दोनों में जो बोल रहा है a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, ये निकाल के रख दिया, 2 नंबर आपके आसानी से मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, 16 क्वेश्चन है आपका। ब्रैकेट के अंदर दिया है -3/2 की पावर 2, फिर मंझला ब्रैकेट की पावर -3। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। ये सबसे पहले ये मंझला ब्रैकेट 3/2, इसकी पावर लगी है 2 और ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के बाहर इसकी पावर लगी है 3, ठीक। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करो, -3/2 का स्क्वायर करेंगे, चूंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 × 9 और 2 दूना 4, ठीक। अब ये तो सॉल्व कर लिया, अब बचा -3। अब हमने आपको क्या बताया था, अगर पावर माइनस में है तो अंश को हर में भेजो, हर को अंश में भेजो, तो 4/9, ये पावर प्लस में हो गई। अब 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 9 का क्यूब कितना होगा, ये होगा 729। तो आपका आंसर कितना आ गया, 64/729। उम्मीद करता हूँ कि ये आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा सॉल्व कर देना है। ये क्वेश्चन तो 2 नंबर का डिजर्व भी नहीं करता, 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट के लिए, तो इसलिए ये 2 नंबर में डाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक शहर की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर 3 वर्ष में 11,57,625 हो जाती है, वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करो। चलो इसको देख लेते हैं सीधा सीधा। इसमें मैंने क्या बताया था, पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि जनसंख्या वाले क्वेश्चन आए तो इनको आप जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला मिश्रधन वाला सूत्र है उससे आसानी से हो जाता है। देखो इसको करते हैं, a 1 + r/100⁴ n, ठीक है। तो a कितना है, a आपका दे रखा है। a क्या होता है, ये होता है अमाउंट, यानी मिश्रधन, यानी पहले मूलधन कुछ होगा फिर बढ़ के वो क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है। तो यहाँ पर जनसंख्या के मामले में मिश्रधन कितना हो रहा है, 11,57,625, और p आपका कितना है, 10 लाख, ठीक,
ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर पता नहीं है, यही हमें निकालना है, रेट निकालना है। और n कितना दे रखा है, यानी समय कितना दे रखा है 3। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लो। ये जो इधर मल्टीप्लाई में है इसको इस तरह भेज दो, 11,57,625 बटे 10 लाख बटे 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3। ठीक है, अब क्या करो, ये जो पावर 3 में है इसको यहाँ से हटाकर इसका क्यूब रूट कर दो। तो मान के चलो इसको हम यहीं क्यूब रूट कर देते हैं, सीधा 3 को यहाँ से हटाया और ये इसका क्यूब रूट हो गया। अब यहाँ पर देखो 10 लाख का क्यूब रूट कितना होगा, 3 का जोड़ा बना लो, ये 3 का जोड़ा बना, तो इसका मतलब 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, तो नीचे तो 100 आ जाएगा। जब 10 लाख का क्यूब रूट करेंगे तो 100 आएगा, क्योंकि 100 का क्यूब कितना होगा, 10 लाख होगा। अब इसी तरह देखो ये 10 लाख से कुछ बढ़कर है, 10 लाख से कुछ बढ़कर है, मतलब 11,57,625 है। अब लास्ट में है 5, ध्यान से समझना। अब आपको ये लगेगा कि इतना बड़ा कैलकुलेशन मैं करूं कैसे। तो बहुत सी चीज़ें डीएलएड में ऐसी होती हैं कि आप इनको अंदाजे से कर सकते हो। देखो जब 100 का क्यूब कितना है 10 लाख, और ये 11,57,625 ये पक्का किसी ना किसी का क्यूब होगा, तभी ये क्वेश्चन में डाला गया है। तो आप ये समझो लास्ट में कितना है 5 है, तो 100 से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो हमें 5 लास्ट में किस में मिलेगा, 105 में। तो आप इसको अगर करके भी देखोगे ना तो ये 105 ही निकलेगा। ठीक है, तो 1 प्लस आर अपॉन 100। अब ये 1 बराबर के उस तरफ जाएगा, 105 बटे 100, और ये जब बराबर के उस तरफ जाएगा लासा लेके 105 माइनस 100 हो जाएगा ऊपर, और आर अपॉन 100। ये 100 कट गया नीचे नीचे, और 105 में 100 घटेगा तो आएगा 5%। तो आपका रेट कितना निकल के आ गया, 5% निकल के आ गया। देखो ये 1 इधर गया, ये कैसे 100 आया, ये इतना बताने की तो ज़रूरत है नहीं। बताने की ज़रूरत हो तो नीचे कमेंट में बता देना कि ये कैसे आया। जब ये 1 इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर हम इसका नीचे लासा लेंगे, लासा लेंगे तो 100 एक कम 100 ऊपर चला जाएगा माइनस में, तो 105 माइनस 100 हो जाएगा बटे में 100। अब ये यहाँ भी डिवाइड में 100 है, यहाँ भी डिवाइड में 100 है, तो ये तो कट जाना है। फिर आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5%। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको समझ में। देखो जितने भी क्वेश्चन हैं आप अगर उनको बाद में भी देखना चाहते तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर, मोटाई 33 सेंटीमीटर है। एक ईंट की लंबाई चौड़ाई मोटाई 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। इस दीवार को बनाने में कुल कितनी ईंट की आवश्यकता होगी। इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको। देखो यहाँ पर दीवार का जो आयतन है, एक दीवार में कितनी ईंट लगेगी उसका पता हम ऐसे लगा सकते हैं कि दीवार का आयतन निकाल लो बटे एक ईंट का आयतन निकाल लो। ठीक, तो आप इसको डिवाइड कर देना और आपको पता चल जाएगी कितनी ईंट लगेंगी। तो सबसे पहले इसको ये चेक कर लो सारी यूनिट्स एक हैं कि नहीं। अब यहाँ पर देखो 5 मीटर है, यहाँ 3.5 मीटर, लेकिन यहाँ पर 33 सेंटीमीटर है। अब यहीं पर गड़बड़ हो गई। आगे देखो ईंट की लंबाई चौड़ाई सब सेंटीमीटर में दे रखा है, सब कुछ सेंटीमीटर में, लेकिन ये दोनों क्या दे रखी हैं, मीटर में दे रखी है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इस क्वेश्चन में जो मीटर में दे रखा है उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। जैसे हम यहाँ पर बात करें कि ये आपका लंबाई जो 5 मीटर दे रखी है, ठीक 5 मीटर, अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी 500 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होंगे। उसी तरह जो ऊंचाई 3.5 मीटर दे रखी है, इसमें 3.5 में 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपकी हो जाएगी 350 सेंटीमीटर। अच्छा, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। दीवार की लंबाई कितनी हो गई 500 मीटर, ऊंचाई कितनी हो गई 350 मीटर, और मोटाई तो ऑलरेडी 33 सेंटीमीटर में दे रखी है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, तो यहाँ लिखते हैं ईंटों की संख्या।
तो दीवार का आयतन कितना हो जाएगा, 5 मीटर है, L इंटू बी इंटू एच होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 5 मीटर तो 500 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर है तो 350 सेंटीमीटर, और 33 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है। बटे करेंगे तो ईंट की लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है, 25 गुणे 10 गुणे 7.5। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो 1 0 से 1 0 ये कट गया, 25 दूना 50, ठीक, 25 दूना 50 ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या करो, दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, ठीक। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5 से इसको डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 पचे 75, और 5 सत्ते 35 और 1 0, तो ऊपर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 70 बच रहा है, 330 बच रहा है, और 15 बच रहा है, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, इसको 15 से इसको काटो, 15 दूना 30, 3 बचा, 15 दूना 30, ठीक। 2 गुणे 70 गुणे 22, इसको सॉल्व कर लो, 22 दूना 44, 44 गुणे 70, तो 7 चौको 28, और 7 चौको 28 2 30, 3080। तो ये बताओ कितनी ईंटें लग रही हैं, 3080 ईंटें लगेंगी, ठीक। तो ये चीज़ इस तरह आपने देखा कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर आपको डीएलएड में अच्छे से तैयारी करनी है तो सारे वीडियोस ध्यान से देखो, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखो, और निश्चित है कि आपके 25 में 25 नंबर आएंगे, निश्चित बता रहा हूँ, ठीक है। 25 में 25 नंबर आपके आएंगे। जितने भी लोग थोड़ी भी अच्छे से मेहनत कर लेते हैं वो 25 में 25 नंबर लाते हैं। मेरे कई जान पहचान के साथी हैं जो 25 में 25 चारों सेमेस्टर में लाए हैं, एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर में नहीं, चारों सेमेस्टर में 25 में 25। देखो ये जो कोर्स होता है कोई बहुत भारी कोर्स नहीं है, डीएलएड का कोर्स कक्षा 6 कक्षा 7 कक्षा 8 का ही कोर्स है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयारी कर लो। अब आने वाले 2-3 दिनों में मैं जो इससे रिलेटेड परफेक्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो, ये मैथ की सीरीज़ अच्छी लग रही होगी आपको। और अगर आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट में बता दो, मैं सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आपको उपलब्ध करा दूंगा। क्लियर बात। चलो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितने भी वीडियो डालूँ लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।